हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 25 इंटरव्यू क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए। और सबसे पहले तो बता दूं कि जो भी अदर एग्जाम्स आपके होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड और उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड, उन सबके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है। ठीक है, वो चाहे कोई भी अदर एग्जाम्स हो, अगर इंटरव्यू हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से हो रहा है तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो वो सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं इससे। और आज क्या कराने वाली हूँ मैंने आपको बताया था कि जो मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कॉमर्स अकाउंट्स, तो आज मैं जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगी जो कि पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मेरे पास है, लेकिन जो भी है उस बेसिस पे आप तैयारी करिएगा और बाकी मिलते ही साथ में और बताती हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद से जो बताने वाली हूँ वो आपको जो आपका जनरल साइंस होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल साइंस से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, वो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यहाँ पे बताए जाएंगे आपको। तो जो भी लोग रहेंगे वीडियो में वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक नहीं मिलता है यार, लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सोशियोलॉजी को डिफाइन करें। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? ठीक है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? तो सोशियोलॉजी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है या फिर इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सारी है, तो जो भी आप बताना चाहें मैं एक बता दे रही हूँ कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ठीक है, समाज शास्त्र जो है सब्जेक्ट नहीं है मेरा, तो कोई भी गलती हो अगर आंसर बताने में या फिर कुछ क्लियर करने में तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। ठीक है, बस नोटेड है ये, तो बस वही आपको बता रही हूँ। समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ओके, ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेशंस कई सारी होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने दी होती है, तो उनके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ें। ये जो डेफिनेशन थी ये दी है जॉनसन ने। ओके, ये डेफिनेशन दी है जॉनसन ने। जो सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक टाइप का है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑगस्ट, ठीक है, कॉम्टे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो थर्ड नंबर पे है कि सोशियोलॉजी का पुराना नाम क्या था? यानी कि समाज शास्त्र का पुराना नाम, ओल्ड नेम ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी का पुराना नाम क्या था? तो सोशियोलॉजी का पुराना नाम क्या था? सोशियोलॉजी का पुराना नाम था सोशल फिजिक्स। ठीक है, सोशियोलॉजी का जो पुराना नाम था वो था सोशल फिजिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा है आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ से कि सोशियोलॉजी कब ओरिजिनेट हुआ? ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले भी कराई हैं, शायद मैं क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं मैंने कराया होगा, ये जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे तब मैंने कराया होगा ज़रूर से, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा था इसलिए क्वेश्चन दोबारा बताया जा रहा है। सोशियोलॉजी कब ओरिजिनेट हुआ? तो इसका जो ऑरिजिनेशन था ये हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ठीक है, कब हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पर ही जो है सोशियोलॉजी जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इस तरह से ही उठेंगे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अभी इससे पहले आपने जस्ट पढ़ा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है। ठीक है, अब आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यानी कि भारतीय समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, जो कि भारतीय नाम यूज किया गया है तो कोई इंडियन ही होंगे, तो वो हैं जीएस घुरे। ठीक है, जीएस घुरे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है कि हाउ मैनी वर्णास आर देयर? कितने वर्ण होते हैं? सभी को पता होगा ये भी। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पहले से भी इसको। हाउ मैनी वर्णास यानी कि वर्ण, ठीक है, आर देयर, तो देयर आर 4 वर्ण, सभी को पता है, तो इसका आंसर है 4 वर्णास। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया है तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ लेंगे, इसका नाम भी पढ़ लेंगे। नाम इसका
यही होता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ओके, वैश्यास, ये ऐसे भाई देखना है ना, और ये शूद्रास। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। इन विच वेदास 4 वर्णास आर मेंशन्ड। ये जो चारों वर्ण है ना, मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बोल रही हूँ, ये जो चारों वर्ण है ना, ये किस वेद में वर्णित हैं, यानी इनको मेंशन किया गया है। तो ये जो है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये जो है ऋग्वेद में जितने भी वर्ण हैं, ये चारों वर्ण को ऋग्वेद में जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द फादर ऑफ रिलीजन। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ रिलीजन। तो जो फादर ऑफ रिलीजन है वो है एमाइल डर्कहिम, ठीक है, एमाइल डर्कहिम। नेक्स्ट, अच्छा जो भी अच्छे अच्छे जो होंगे ना ऑथर्स सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उनकी आप बुक्स के नेम जो कि बहुत फेमस होंगे ना, उनके बुक्स के नेम ज़रूर पढ़ लेंगे, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। या फिर कुछ स्पेशल चीज़ें हों जो उनके द्वारा दी गई हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेम 2 बुक्स रिटन बाय M.N. श्रीनिवास, ठीक है, M.N. श्रीनिवास। तो 2 बुक बतानी है आपको जो उनके द्वारा लिखी गई है। तो एक है इंडियन विलेजेस, ठीक है, पहला है इंडियन विलेजेस। दूसरा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह से ही आप जो भी बहुत ज़्यादा फेमस ऑथर हो, सोशियोलॉजी से रिलेट करते हो, ठीक है, उन सभी लोगों की आपको बुक्स का नाम जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हों तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद से क्वेश्चन देखिए जैसे मिलते जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, करा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अपने से पढ़ते रहिए, आपको एक आइडिया तो हो जाएगा ना। उसके बाद से आता है कि M.N., क्योंकि M.N. श्रीनिवास को आपने पढ़ा है तो ये भी जान लीजिए कि M.N. है, M.N. श्रीनिवास ने कौन सी थ्योरीज दी थी, ठीक है, कौन सी 2 थ्योरीज दी थी। इन्होंने जो है 2 थ्योरीज दी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो 2 थ्योरीज दी गई थी, पहला है संस्कृताइजेशन, ठीक है, संस्कृताइजेशन, और जो दूसरा है वो है वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। एक है संस्कृताइजेशन और एक है वेस्टर्नाइजेशन। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसे ठीक से कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका संस्कृताइजेशन। तो M.N. श्रीनिवास ने जो है यहाँ पे 2 थ्योरीज दी थी, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं जल्दी से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज। मैरिज की सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म कौन सी है, तो वो है मोनोगैमी, ठीक है, ये है मोनोगैमी, ठीक है। अब मोनोगैमी के अंदर हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन में आपसे पूछ दें कि मोनोगैमी क्या होता है। तो मोनोगैमी क्या होता है, जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होना चाहिए ये चीज़ें, है ना। मुझे नहीं पता है तो आप देख लेंगे क्या होता है, कि मतलब मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट है आपका हु गिव्स द थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है, कैपिटलिज्म, ओके, सोशलिज्म। ये थ्योरीज किसने किसने दी हैं ये बताना है आपको। एंड द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आपको बताना है कि ये थ्योरीज किसने दी हुई हैं,
ठीक है, उसका नाम आपको मेंशन करना है जिसने ये थ्योरीज दी हुई हैं, तो उनका नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। देखिए किसने दिया हुआ है, ये दिया है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, ये दिया हुआ है कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है, साइंस एंड सिंबल्स स्टडी इज कॉल्ड, जो साइन एंड सिंबल स्टडी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साइंस एंड सिंबल स्टडी इज कॉल्ड सेमियोटिक्स, ठीक है, इसे कहा जाता है सेमियोटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका टर्म हर्जन, टर्म हर्जन, हर्जन आपने सुना होगा ना, शेड्यूल्ड कास्ट को किसने दिया? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है मेरा, कि जो टर्म हरिजन है ये शेड्यूल्ड कास्ट को किसने दिया था, ठीक है ना, हरिजन कहा जाता है, तो किसने दिया ये, तो ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर है, देखिए टर्म हरिजन जो है शेड्यूल्ड कास्ट को देने वाले महात्मा गांधी थे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, और ये जो है इन्होंने दिया 1935। और एक चीज़ और जानिएगा कि महात्मा गांधी के विषय में, देखिए महात्मा गांधी का चूँकि नाम आ चुका है हरिजन से रिलेट करके यहाँ पे, तो MK गांधी के विषय में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और महात्मा गांधी के विषय में तो ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चंस उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 14 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे आपके, ठीक है ना। तो 14 क्वेश्चन के बाद से अब अगर देख लेते हैं तो कुछ और क्वेश्चन बच रहा है तो वो भी करा दे रही हूँ, तो सही रहेगा। और आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है, इसमें मैंने नोट किया था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन छूटा है कि नहीं छूटा है। वैसे मैं दोबारा करा दे रही हूँ, अगर कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं किया होगा तो नोट कर लेना। मेंटर ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, जो मैंने ऑगस्ट कॉम्टे वाला जो कराया था ना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, शायद मैंने ये क्वेश्चन वहाँ मिस कर दिया कि ऑगस्ट कॉम्टे के मेंटर कौन थे, तो वो हैं सेंट सिमोन, ठीक है, सेंट सिमोन, तो इसको ध्यान रखिएगा, सेंट सिमोन, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 15 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बताइए कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या होते हैं, तो हैकिंग है, फिशिंग है ना, तो इस तरह से ही जो है आपको पढ़ना है। तो ये सोशियोलॉजी के 15 क्वेश्चन जो हैं, अब इससे आपको ये हो जाएगा ना कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं इसके पहले से, ठीक है। तो आप उसी तरह से पढ़ लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो आपके कोर्स में है वो तो पढ़ना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। अब आती है बात जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो जनरल साइंस में आप समझ चुके होंगे कि सभी साइंस की बात की जा रही है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी बोल रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो देखिए, लगातार कोशिश करूँगी कि 20 क्वेश्चन करा दूँ आज। आपसे पूछा जा सकता है कि RH फैक्टर किससे संबंधित होता है, जल्दी जल्दी करेंगे इसे हम लोग। RH फैक्टर किससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है रक्त से, यानी कि ब्लड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर एंड वीनर, ठीक है। तो ये हैं RH फैक्टर से संबंधित 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है, रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है वृक्क को क्या बोलते हैं हम, वृक्क को बोलते हैं इंग्लिश में किडनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
अब अगर वृक्क आप पढ़ ही रहे हैं तो वृक्क अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्रॉस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वृक्क का यानी किडनी का भार कितना होता है। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो रही है लेकिन ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, आपसे पूछ रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। ब्लड का पीएच मान यानी कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 7.4। और भी बहुत सारी हैं चीज़ें जिसका आपको जो है जानना है, पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब चूंकि रक्त के विषय में पढ़ा गया है तो रक्त दाब सबको पता है ना, रक्त दाब ये मापने वाला यंत्र का नाम क्या है। मापने वाले यंत्र क्या होता है ये, तो ये होता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है आपका, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, कंफ्यूज करने वाला भी होता है। शरीर से हृदय की ओर, है ना, रक्त ले जाने वाली। ठीक है, रक्त ले जाने वाली, अगर जो है, और कौन ले जाता है ये, रक्त वाहिनी होती है ना। रक्त वाहिनी जो होती है कौन सी होती है, जो शरीर से जो है हृदय की तरफ जो है वो ब्लड लेके जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शिरा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शिरा। इसको एकदम ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक क्योंकि होता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, ठीक है, और दूसरा होता है जस्ट इसका वाइस वर्सा, यानी कि हृदय से शरीर की तरफ, ठीक है, की ओर ले जाने वाली। जस्ट मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जस्ट इसका ही है ये। ठीक है, तो अगर शरीर से हृदय की ओर रक्त जा रहा है, शरीर से हृदय की ओर, तो वो शिरा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी है वो धमनी कहलाती है। ये क्वेश्चन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़रूर से पढ़ के जाएंगे, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद करने का तरीका यही समझ लेना कि अगर शरीर से हृदय में जा रहा है, यानी कि पहले अगर शरीर वाला श आ रहा है तो यहाँ पे शरीर से, तो शरीर से शिरा ही होगा। श दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, शरीर शिरा, शरीर शिरा। ठीक है, और अगला वाला आपका धमनी हो ही जाएगा। तो यहाँ हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलिए, तो इसके बाद से जो है हमारा 9वां क्वेश्चन जो है इसमें बैठ रहा है। तो जराविक 7 क्या है। ठीक है, जराविक 7 क्या है, तो जराविक 7 है आपका कृत्रिम हृदय। ये है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक, ठीक है, तो ये कौन होता है, तो ये है पेसमेकर। ठीक है, ये नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन को। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा। ठीक है, पित्त जो है वो स्रावित होता है किसके द्वारा, तो ये होता है यकृत के द्वारा। ये होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि पित्त जमा कहाँ। आप चूंकि देखिए, अगर पित्त पे अगर वो क्वेश्चन पूछने लगे तो फिर वो इस पे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आती है बात कि विषाणु की खोज किसने की। ठीक है, विषाणु के खोजकर्ता, तो विषाणु के खोजकर्ता कौन है, तो ये हैं इवानोवस्की सेने। इवानोवस्की सेने। अब अगर ये पढ़ रहे हैं विषाणु के खोजकर्ता, तो साथ में ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है।
अगर इसके खोजकर्ता पढ़ा आपने तो विषाणुओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो विषाणुओं का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आपको ये बताना है कि रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है। रानीखेत एक जगह भी है, ठीक है, घूमने वाली। रानीखेत बीमारी ये फैलती है वायरस के द्वारा। ये फैलती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद से है कि कवकों का अध्ययन। ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इंसान अक्सर छोड़ देता है, ठीक है। तो कवकों का अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है। इसे इंसान अक्सर छोड़ देता है। और कवकों का अगर पढ़ लिया आपने अध्ययन तो शैवालों का भी पढ़ लें साथ में, अलग ना करें इसको। शैवालों का अध्ययन, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, और जो शैवालों का अध्ययन होता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से 17 क्वेश्चन हो चुका है। 17 के बाद से मैंने कहा था कि 20 का सेट करा दूंगी, तो चलिए ठीक है, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो सकता है हमारा। तो इसके बाद से देखिए जीवाणु की खोज, ठीक है। जीवाणु में सबको पता है बैक्टीरिया। तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, या फिर जीवाणु की खोज करता ल्यूवेन हॉक द्वारा, ठीक है। अब जीवाणु की खोज मालूम चल गया है, ठीक है। तो इसके बाद से अच्छा एक चीज़ और, शैवालों का अध्ययन आपने पढ़ा है कि फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो शैवालों का अगर अध्ययन फाइकोलॉजी होता है तो एक चीज़ और इसमें समझ लेना कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी हुई होती है, ठीक है। ये किसकी बनी हुई होती है? जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है तो ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि वायु क्या होता है। तो वायु है गैसों। नेक्स्ट है कि वायु क्या है। तो वायु है गैसों का मिश्रण। चलो 5 और करा लेते हैं, जगह बच गई यहाँ पे, है ना। तो जगह बच गई है तो 5 और कर लेते हैं जल्दी से। ये है आपका कि हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना। तो हवा में ध्वनि का वेग, तो हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये कितना होता है तो देख लेते हैं। ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से देख लेते हैं कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है, सब देखिए बताया भी गया है पहले, लेकिन यहाँ से आपको रिवाइज हो जाएगा। ये होती है डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। ये है आपका कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये है दूरी का मात्रक, ठीक है। यहाँ का लिख लो वरना आप लोग समझोगे नहीं क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर। अब इसके बाद से देखो, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है ये आप मुझे बताएंगे। ये सब कुछ बताया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है ये आप मुझे बताएंगे। ओके, कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, वो ये है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, ठीक है, पारसेक। तो गाइज 25 क्वेश्चन का सेट कराया है, एक क्वेश्चन छोड़ा है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो होती है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपको मुझे बताना है मीटर में, किलोमीटर में, जिसमें आप बता सकते हैं, मुझे बताएंगे कमेंट करके। और इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब होगा, ठीक है।
तो ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। वीडियो को जो भी देखते हैं वो लाइक कर दिया करें। जिन्हें नहीं पसंद आता है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन्हें पसंद आ रहा हो, जो इससे क्लास कर रहे हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।